In case of a company with share capital, this clause states the total amount of share in terms of total number of shares and the fixed value per share called as face value of the share. Okay, this clause states the total amount of share capital in terms of total number of shares and fixed value. एक शेयर का कुछ प्राइस फिक्स्ड होगा, लाइक 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, वो उसका फेस वैल्यू होगा। और वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी, सपोज 100 शेयर्स निकाला है तो 100 शेयर्स का एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो 100 शेयर्स कितने के हो गए, वैसा कैलकुलेट करके बताएंगे। If a company wants to issue more shares to raise more funds than the amount of authorized capital, then the company has to alter the capital clause. अगर उनको कैपिटल का जो पैसा है वो ज़्यादा की ज़रूरत है, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो कम आया है, तो इसके लिए अभी उनको और शेयर्स इशू करना पड़ेंगे। तो ऐसा करने के लिए कंपनी को उसे अपना जो कैपिटल क्लॉज है उसे अल्टर करना होगा। Alteration of capital clause. The article of association of a company authorizes the alteration of the capital clause. अपना जो कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वहाँ पर अथॉरिटी होती है कि वहाँ पर जाकर अल्टरेशन कर सकते हैं रिलेटेड टू कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज इज अल्टर्ड फॉर रीजनिंग, लाइक अभी ये क्यों किया जाता है अल्टरेशन, क्या ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि इसे कैपिटल को क्लॉज को अल्टर करना पड़ता है, लाइक इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। अभी ऑथोराइज कैपिटल तो इतना है लेकिन अभी वो कम पड़ रहा है, उसे और ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में भी कैपिटल क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं, या फिर कन्वर्ट फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। ओके, स्टॉक करना है फुल्ली पेड अप शेयर्स को तब भी। देन कैपिटल क्लॉज इज अल्टर्ड बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अभी इसे करने के लिए एक ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल मीटिंग अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मीटिंग अरेंज करना पड़ेगी और उसके अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोल के एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जहाँ पर ही कैपिटल क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? वोट्स कास्ट इन फेवर और मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट अ प्रपोजल, मतलब वोटिंग होगा और जो भी ज़्यादा लोग जिस चीज़ को वोट करेंगे उस हिसाब से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। लाइक अल्टरेशन की ज़रूरत है या नहीं है उस हिसाब से। देन द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, दिस इज़ द लास्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो है ये आखिरी वाला क्लॉज है, ओके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, एंड इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड, और इसीलिए इसको सबसे आखिर में प्लेस किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इन दिस क्लॉज द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मेक अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट दे आर डिशियस ऑफ फॉर्मिंग, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एज पर द मेमोरेंडम एंड एग्री टू टेक अ सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। अभी ये जो एक्सेप्ट करते हैं, ये जो हायर लेवल के जो लोग होते हैं ना, जो लाइक फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वगैरह जो भी होते हैं, मतलब मोस्टली जो फॉर्म करते हैं कंपनी को, वो लोग रूल्स लेट डाउन करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इजंट इट? तो अभी क्या होता है, उनका सिग्नेचर लगेगा कि वो बाबा सबके सब एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी क्लॉजेस डाले गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उनका ये काम है कि वो कुछ शेयर्स कैपिटल खरीदे कंपनी के नाम पे, जैसे कि इक्विटी शेयर होता है, कुछ जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है आपको पता है वो कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। तो ये जो भी फॉर्म कर रहे हैं कंपनी, उनका काम है कि ये शेयर्स परचेस करें। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स। अभी जैसे हमने एकदम शुरुआत में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है और पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है? 7 लोगों की। तो वही को ध्यान रखते हुए यहाँ पर वो लोग अब काम आएंगे। ओके, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है इसे साइन करने के लिए अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 लोग लगेंगे और प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर्स, 2 लोगों की सिग्नेचर लगेंगी। और अगर सिर्फ 1 पर्सन कंपनी है तो एक ही इंसान साइन करेगा जो ओनर होगा उस कंपनी का। ईच सब्सक्राइबर हैज़ टू पुट हिज नेम। अभी इनको किस तरह से साइन करना है, बस साइन करके ऐसे छोड़ नहीं देना है, उसका एक पैटर्न होगा। तो उसके अंदर उन्हें क्या क्या डालना पड़ेगा, उनका नेम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, ऑक्यूपेशन जो भी वो कुछ बिजनेस अलग कर रहे हैं या यहाँ पर क्या बिजनेस कर रहे हैं वो, उनका पोजीशन क्या है वो, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस, और उसके लिए भी एटलीस्ट एक विटनेस होगा, हु शैल ऑल्सो पुट हिज डिटेल्स। अब ये जो मैं साइन तो कर रही हूँ लेकिन मैंने ही साइन किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी, मेरे सिग्नेचर के लिए भी मुझे एक और विटनेस लगेगा जो कि उसका सिग्नेचर देगा ये बताते हुए कि मैंने इस पेपर पर मैंने खुद साइन किया है, वो फेक सिग्नेचर्स नहीं है।
ना व्हाट अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, अभी देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी फिल्ड विद द आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अभी मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है हमारे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम, इजंट इट। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको एग्जाम में आपको इसके बारे में पूछा भी जाएगा कि राइट फ्यू लाइंस ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, याद कर लीजिए। दिस डॉक्यूमेंट इज सबऑर्डिनेट मीन्स सेकेंडरी टू द मेमोरेंडम, मतलब सबसे टॉप लेवल पे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, उसके सेकंड पे आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। It is like the bylaw of the company as it contains rules and regulations that governs the internal management of the company। अब ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये होता क्या है, इसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेट डाउन करे जाएंगे, नोट किए जाएंगे, जो कि कंपनी के अंदर काम करते वक्त फॉलो करना ज़रूरी होंगे। ओके, इट डिफाइंस द पावर्स, वो पावर्स एंड राइट्स बताता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनके ऑफिसर्स के, और किस तरह से बिजनेस को चलाना चाहिए, वो सब कुछ उसमें होता है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। इट डिफाइंस द पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मैंने आपको बताया, एंड ऑफिसर्स, एंड ऑल्सो द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरीड ऑन। ओके, देन इट establishes relationship between the company and its members and also between द मेंबर्स। अब ये बताता है कि किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, स्मूथ रिलेशनशिप चलने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब वो ये कोई आपका फैमिली रिलेशनशिप नहीं है, ये बिजनेस ओरिएंटेड रिलेशनशिप है कि वही इसमें ऑब्वियसली ड्यूटीज़ दिया गया है। रिलेशनशिप मतलब ड्यूटीज़ बताए गए होंगे कि एक मेंबर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका ड्यूटी क्या है, अगर वो ये ड्यूटी परफॉर्म करेगा मतलब वो स्मूथली उसका वर्क चलेगा, और उसका चलेगा तो उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा काफ़ी टास्क, और उसके वजह से कंपनी बहुत अच्छे से चल पाएगी। ओके, अभी ये डेफिनेशन है तो यहाँ पर मैं बस रीड आउट कर रही हूँ, आपको तो बस रटोफाई करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा पूरा। ओके, तो मैं बस रीड आउट कर देती हूँ। एज पर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, articles means the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law और ऑफ द एक्ट। अब जिस तरह का भी एक्ट निकला गया रहेगा उसके हिसाब से ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम करना चाहिए। नाउ दस आर्टिकल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन रिटन विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अंदर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, विच हेल्प्स इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब अंदर का जो काम काज है उसे चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन करना चाहिए, उसके अंदर ये सारे वही होते हैं। एज एवरी कंपनी मे बी मैनेज्ड डिफरेंटली, द कंपनीज एक्ट 2013 डू नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स। अब ये जो कंपनी एक्ट 2013 है एकदम स्पेसिफिकली एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बताता है कि आपको ये करना है मतलब यही करना है। हर कंपनी अलग होती है, उसका चलाने का तरीका अलग होता है, तो कंपनी अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकती है। हाउएवर द रूल्स गिवन इन द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड द पावर ऑफ द कंपनी एज लेट डाउन बाय इट्स मेमोरेंडम। लेकिन ये जो काम वो बदल तो सकते हैं थोड़े बहुत रूल्स, ओके, मतलब अपने कामकाज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर एक रूल दे दिया गया है तो उसको कॉन्ट्रैडिक्ट करने के लिए या उसके कुछ ऐसा उसके अगेंस्ट जाता हुआ कोई भी ऐसा काम आप या ऐसा रूल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होना चाहिए। जो भी होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नीचे के लेवल तक ही होगा। वो जब सबसे टॉप प्रायोरिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नीचे होगा, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में थोड़े बहुत आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वो नहीं करना चाहिए। Okay, then laid down by its memorandum or contradict the Companies Act 2013 or any other laws. Then article of association usually includes rules and regulation regarding powers, rights and duties of governing body। वही मैंने आपको बताया, उसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड राइट्स होते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, देन कॉल ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में उसमें डिटेल दिया गया रहेगा, पैटर्न बताया गया होगा कैसे करना है। देन कॉल्स ऑफ शेयर्स, देन फोरफिट ऑफ शेयर्स, अभी कुछ लोग नहीं पैसे भर रहे तो उसे फोरफिट किया जाता है, तो वो उसके बारे में भी दिया गया रहेगा इन्फॉर्मेशन। देन प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ओके, मतलब सब कुछ ये गाइडलाइंस दी गई रहती है उसमें। देन कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ मॉडल आर्टिकल्स। अब ये जो कंपनी है वो एक आर्टिकल के तौर पे मतलब इसको एक टेबल के तौर पे डिवाइड कर दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 ने।
तो कैसे टेबल F, टेबल G, H, I, J फॉर प्रिपेयरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। ओके, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया था उसी तरह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ उन्होंने टेबल्स बता दिए हैं। ओके, देन अ कंपनी इज फ्री टू इंक्लूड ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स एज अप्लीकेबल टू सच कंपनी। कंपनी चाहे तो कुछ रूल्स डाल भी सकते हैं, चाहे तो निकाल भी सकते हैं। एज पर द एक्ट आर्टिकल्स मस्ट बी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव साइंड द मेमोरेंडम। अभी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के वक्त जो सिग्नेचर्स किए थे ना, यहाँ पर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन्हीं लोगों के सिग्नेचर्स, नेम्स, डिटेल, एड्रेस, ऑक्यूपेशन सब कुछ लगेगा। वही लोग होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और वो लोग कौन थे? वो फाउंडर थे, इजंट इट? Signed by the subscribers who have signed the memorandum and give all these details like name, address, occupation in the presence of at least one witness who shall sign and attest the signature and also give his details. यही मैंने जो आपको अभी एक्सप्लेन किया। ओके, देन नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब उन्होंने टेबल के बारे में बताया कि अलग अलग टाइप्स की कंपनीज किस तरह का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कर सकते हैं। मैं अभी आगे जाती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, देन कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी कंटेंट्स क्या होना चाहिए देख लेते हैं। अ कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल आर्टिकल्स एज गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और एड एडिशनल मैटर एज पर इट्स रिक्वायरमेंट्स। ओके, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। अभी क्या है, किस से रिलेटेड अभी ये रूल्स रेट डाउन करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी शेयर कैपिटल से होगा, डिबेंचर से होगा, है ना? तो शेयर कैपिटल, shares and their values and their division into different types of shares होगा। then rights of each class of shareholders and procedure for verification of their rights। अभी हर एक शेयर होल्डर के क्या राइट्स होंगे वो भी उसके अंदर दिया गया होगा। देन प्रोसीजर रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफिट ऑफ शेयर्स। अभी शेयर से रिलेटेड जो भी है, लाइक एडवर्टीजमेंट देना है, देन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को अलॉट करना है, देन कॉल्स, हर जैसे जैसे पैसे आपको लेना है, वसूलने हैं शेयर होल्डर से, तो उसको कॉल करना पड़ेगा, है ना? मेकिंग ऑफ कॉल्स करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो नहीं भर पा रहे हैं पैसे, या उसको फॉरफिट करना पड़ेगा, तो ये सारे रूल्स उसमें लेट डाउन होंगे। देन रूल्स रिलेटेड टू ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अभी किसी को ट्रांसफर करने शेयर्स, वो भी रूल्स दिए गए रहेंगे। देन लीन ऑफ द कंपनी ऑन शेयर्स allotted to the members of the amount unpaid by them। lien of the company on shares allotted to the members of the amount unpaid। अभी कुछ अमाउंट है जो अनपेड है कुछ शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो उसमें क्या करना चाहिए वो भी रूल होगा। देन इंक्रीज अल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ इंक्रीज अगर कुछ बढ़ाना है, कुछ अल्टर करना है, कुछ कम कर देना है वैल्यू का, शेयर का वैल्यू या ऑफ शेयर से जितने भी रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया रहता है। देन अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन, पावर, ड्यूटी एक्सेट्रा ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अभी कोई डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना, उसका सैलरी कितना होगा वो डिसाइड करना। देन उस पर को क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसने क्या काम करना चाहिए, ये सारे के सारे उसके ड्यूटीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए रहेंगे। देन प्रोसीजर फॉर कन्वर्शन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। अभी कुछ शेयर्स होंगे जिनको स्टॉक में कन्वर्ट करना होगा, या जो स्टॉक होंगे उनको शेयर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसका प्रोसीजर दिया गया रहेगा। देन प्रोविजन रिलेटेड टू बोर्ड, कमिटी एंड जनरल मीटिंग्स, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सी, देन कॉलम पोल एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग एक्सेट्रा। जो मीटिंग्स जो जितनी भी मीटिंग्स होती है ना, उससे रिलेटेड भी क्या क्या फॉलो करना चाहिए रूल्स, वोटिंग राइट, सब कुछ उसमें दिया है। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अभी साल तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट कमाया कितना नहीं, उसका सारा रिकॉर्ड रखना, किस तरह से रिकॉर्ड रखना है। कुछ रिजर्व साइड में रखे होंगे, डिविडेंड देना है नहीं देना है, कितना % देना है, ये सारा का सारा उसमें रूल्स दिया गया रहेगा। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा। देन बोरिंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द मॉडल ऑफ बोरिंग। द बोरिंग पावर्स में ऑफ द कंपनी मतलब जैसे कि डिबेंचर हो गया, वो भी एक बोरिंग काइंड ऑफ हो जाता है पावर, है ना? तो कितना करना है, कैसे करना है, वो रूल्स होंगे। देन इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर्स तो हमने दे दिए, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट इशू भी तो करना है, तो उसके बारे में इंक्लूडिंग प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये सारे दिए गए रहेंगे रूल्स।
then constitution and composition of audit committee, remuneration committee, corporate social responsibility committee, then provision of wind, अभी सबको नहीं चल रहा है, कंपनी बंद करना है, तो अगर बंद करना है तो उसके लिए कुछ प्रोविजन दिए गए होंगे, then provision of winding up of company, then arbitration, then indemnity. अभी lien on shares का मतलब meaning company has rights of position of shares till the member does not pay off his debt or liabilities to the company. Then articles of association. एक मिनट. Article of association of a private company must contain 3 restrictions. Why? Then limit the number of members to 200. अभी कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए प्राइवेट कंपनी के लिए. क्या है, चलो देख लेते हैं. लिमिट द नंबर ऑफ शेयर्स टू 200. ओके, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए उसके. देन रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. अगर ट्रांसफ़र करना है, खरीद लिया है मैंने, अभी मुझे किसी और को ट्रांसफ़र करना है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे. ऐसे ही उठा के मैं नहीं दे सकती किसी को भी. देन प्रोहिबिट्स इन्वाइटिंग पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. कुछ प्रोहिबिशंस होंगे कि ऐसे ही आप ऐसे पेपर में, न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते हो कि आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज़ शेयर करने के लिए आप पब्लिक को ऐसे ही इनवाइट नहीं कर सकते. कुछ रूल्स होंगे. देन entrenchment of article. Entrenchment articles. Entrenched article are those articles or provisions which cannot be altered by passing only a special resolution, but a more elaborate procedure as prescribed by the act must be followed. अभी कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि इजीली, बस आपने एक जनरल मीटिंग लगा ली, शुरू कर दी, उसके अंदर एक प्रोविजन आपने पास कर दिया और वो हो गया. तो ऐसा हर एक मैटर इतना इजी और सिंपल नहीं होता है. ओके, तो कुछ होते हैं जो जिनके ऊपर थोड़ा सोच समझ के ध्यान से डिसीजन लेना पड़ता है, तो उनको क्या बोलते हैं, एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स. ओके, वो प्रोविजंस का अलग टाइप होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, टू अल्टर द नेम ऑफ द कंपनी 9/10 मेजोरिटी शुड एग्री. अभी जैसे कि अभी कंपनी का नाम बदलना है कुछ, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. नाम बदलना है मतलब उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी बदलनी है. तो अभी 10 में से कम 9 लोगों ने वोट करना चाहिए कि हम वो सहमत है नाम बदलने के लिए, तो ही वो चीज़ होंगी, वरना नाम नहीं बदला जाएगा. एंट्रेंचमेंट आर्टिकल्स कैन बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और इवन लैटर. ये कभी भी कर सकते हो. ओके, देन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देखते हैं ये कैसा होता है. The Companies Act states that subject to the provision of the Act and the conditions contained in the Memorandum of Association, a company can alter its article of association by passing a special resolution in the general meeting of the company. Alteration in the articles bind the members in the same way as the original articles. अभी यहाँ पर जनरल मीटिंग अरेंज करनी होगी और वहाँ पर कुछ अगर अल्टरेशन करना है तो वो डिस्कशन कर सकते हैं. अ कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन द फॉलोइंग वे. अभी कैसे कर सकते हैं अल्टरेशन? बाय एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स. कोई नया सेट ऑफ आर्टिकल, नए रूल्स की लिस्ट जाहिर कर सकते हैं वो, तो उस हिसाब से वो नया अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स कर सकते हैं. देन डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल. एक कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आर्टिकल्स के जो डिलीट कर दे वो. कुछ बाय एडिशन और इंसर्शन ऑफ अ न्यू आर्टिकल, मतलब या तो जो ऑलरेडी है रूल्स और उसके अंदर कुछ और नया एडिशन कर सकते हैं. देन बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल. बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ एन आर्टिकल, अभी एक तो रूल है लेकिन उसके सब्सटीट्यूट मतलब या तो ये या तो वो, दो ऑप्शंस ऐसे भी रख सकते हैं. बाय अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल, मतलब एक ऑलरेडी है बस पर वो हमको नहीं ठीक लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस उतना ही एक आध आर्टिकल उसको बदल देंगे. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. Doctrine of indoor management. It is an accepted fact that the certain information which is internal to a company cannot be known by outsiders. अभी ये जो होते हैं कुछ बहुत सारे रूल्स एंड कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं कंपनी के, जो कि सिर्फ कंपनी तक ही रखना ज़रूरी है, उन्हें बाहर कॉमन नहीं कर सकते. अगर वो इवन शेयर होल्डर्स को भी बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है. ओके, कुछ सीक्रेट्स होते हैं. इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज़ इंटरनल टू अ कंपनी कैनॉट बी नोन बाय आउटसाइडर. हेंस दे एक्ट इन अकॉर्डेंस टू द इंफॉर्मेशन दे गेट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सब कुछ तो बता नहीं सकते, इसीलिए
वो जो कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन जाहिर करती है लोगों को। तो इसका मतलब कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए होंगे ये दोनों एसोसिएशंस में, ताकि सब कुछ बाहर ना बताए। The doctrine of indoor management states that persons entering into a contract with the company need not inquire whether the company or its officer have properly followed the internal proceedings and stated in the articles। अभी इसीलिए अगर कोई शेयर होल्डर पैसे डालने जा रहा है कंपनी में, तो उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाकर वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पूछे कि क्या आप प्रॉपरली आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रॉपरली फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। ये काम उसका नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होती है जो हर किसी को नहीं बता सकते। तो इसीलिए सबको वो उसका कोई राइट नहीं वो जाके वहाँ पर पूछे। ओके, इट इज़ अज्यूम दैट द कंपनी एक्ट्स, ये एज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट ही सोच लिया जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही कंपनी चल रही है। ओके, कोई उसको फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता है कंपनी को। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स व्हेन दे act based on the memorandum and article of association of a company, as outsiders are not bound to inquire into the regularity of internal proceedings। अभी बाहर के जो लोग हैं वो तो अंदर जाके इंक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन उनके राइट्स को सेफगार्ड कौन करेगा? कौन करता है फिर? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट होता है जो कि सेफगार्ड करता है शेयर होल्डर्स के राइट्स को, ताकि अंदर अगर कंपनी के अंदर कुछ उनके राइट्स को लेके कुछ गलत काम हो रहा है या सही तरह से उनको राइट्स नहीं, मतलब उनके हक की चीज़ नहीं दी जा रही है, तो ये लोग एक्शन ले। प्रोस्पेक्टस, व्हेन अ पब्लिक कंपनी इज कलेक्टिंग कैपिटल by issuing shares to the public has to issue a document called prospectus। अभी ये तो आप शुरू में भी पढ़े हो कि जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो उसके पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ताकि वो एक हल्का सा डिटेल दे दे कंपनी का, ताकि जो लोग पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि कंपनी किस चीज़ की है, कैसी है, ताकि वो अपना भरोसे के साथ अपना पैसा उसमें डाल सके। Prospectus is a document which contains information about various aspects of the company and invites the investors to buy the securities offered by the company। यही मैंने जो आपको समझाया। Then section 270 of Companies Act 2013 defines prospectus as any document described or issued as a prospectus and includes a red hearing prospectus or self prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a corporate body। अभी ये उन्होंने डेफिनेशन दिया है। ओके, द प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल डिस्क्लोजर एज इन्वेस्टर्स डिसाइड टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है प्रोस्पेक्टस में वो सच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर से उसी पर भरोसा करके बिलीव करके लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, कंपनी में। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस दिया गया है, चलिए देख लेते क्या है। abridged prospectus, shelf prospectus, red herring prospectus, letter of offer, offer letter। okay, abridged prospectus क्या होता है? It contains the main content of a prospectus but in brief। it is attached with the application form issued by the company while offering its securities। abridged prospectus is issued only in case of public offer made by a company। इसे public offer अगर किया गया है, कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया गया है कि आइए और हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तभी ये बनाया जाता है प्रोस्पेक्टस। इसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा कंपनी के बारे में, और उसी के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच होगा। जैसे कि आप कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेने जाते हो, क्या आगे प्रोस्पेक्टस रहता है और पीछे उसको एडमिशन फॉर्म अटैच होता है ना? तो ये तो एक एग्जाम्पल है, तो उसी तरह से कंपनी का भी होता है। देन शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है देखते हैं। A public company may raise funds from the public by issuing securities as and when it needs more funds। For every such issue, a public company may raise funds from the public by issuing securities as and when it needs more funds। For every such issue, fresh prospectus is to be issued। Okay, then the process of preparing and registering a prospectus is very time consuming। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है।
इसे बनाने के लिए। दस इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रोस्पेक्टस फॉर एवरी इशू अ कंपनी में प्रिपेयर सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इश्यूज। अभी एक बार वो बना के रख देते हैं जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है उनकी कंपनी की, और हर बार जब भी उनको वो सोचते हैं कि अभी इशू करना है हमें शेयर्स को, तो वही उठा के वो हर बार पब्लिश वही कर देते हैं, क्योंकि वो एक बार वन टाइम वर्क होता है कि उसके अंदर पूरी डिटेल्स ऑलरेडी आ जाती है, तो लोगों को एक बार आइडिया मिल जाता है। हर बार जैसे जैसे उनको इशू करना है तो हर बार नया प्रोस्पेक्टस बनाने की ज़रूरत नहीं है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इश्यूज मेड बाय द कंपनी अप टू 1 ईयर। अब ये जो के बाद में तो बहुत सारी चेंजेस भी आ सकती है ना कंपनी में। फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर दैट प्रोस्पेक्टस। अब जब एक बार जब उन्होंने साल के बीच में भले कभी भी इशू किए हो शेयर्स, उस डेट से लेके तो अगले 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक वो उसी प्रोस्पेक्टस को यूज़ कर सकते हैं। However, an information memorandum is to be filed with the ROC every time a subsequent offer of securities is made during the valid period of 1 year of the shelf prospectus। लेकिन हर बार उन्हें रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास भी प्रॉपरली ये सबमिट करना होगा, जो कि इंफॉर्मेशन है मेमोरेंडम में। The information memorandum contains latest material fact such as any new charges created on assets of the company। अब ये जो मेमोरेंडम ऑफ ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होगा, इसके अंदर क्या चीज़ें होंगी जो कि रजिस्टर ऑफ कंपनी में सबमिट किया जाता है, ओके हर बार। तो उसके अंदर होगा अगर कुछ नए चार्जेस बनाए गए हैं एसेट्स को लेके। चार्जेस का मतलब क्या होता है कि कुछ एसेट्स होते हैं, और अगर कोई बोरोइंग कैपिटल हमने लिया है, जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, ओके, या कुछ लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट सिक्योर करने के लिए कुछ एसेट्स चार्ज रखे जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है उसे रिटर्न करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो एसेट्स दे देंगे, एसेट्स बेचकर उसका पैसा रिटर्न करेंगे, तो उसे हम साइड में रखते हैं, कुछ एसेट्स को चार्ज करना कहते हैं, ओके। द इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम कंटेन्स latest material facts such as any new charges created on assets of the company, charges in the financial position from that of the succeeding offers, okay। then red hearing prospectus क्या है, चलो वो देख लेते हैं, okay? Red hearing prospectus. A red hearing prospectus is a kind of incomplete prospectus as it does not include complete particulars of the quantity of securities offered or the issue price of the security being offered. It is usually issued at the time of IPO, initial public offer, or for any issue done under the book building process, कंपनी ऑफ शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू पब्लिक। अभी ये ज़्यादातर कब होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर करती है ना, इशू करती है शेयर्स को, उस वक्त वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, ओके, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो प्रोसेस में होती है ना, उसका सब कुछ बिल्डिंग वगैरह वो परचेस नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है, पूरे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है उसके अंदर। इंक्लूड्स इनकम्प्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कितना सिक्योरिटीज़ है, कितना ऑफर कर रहा है, ऑफर कर रहा है, लेकिन उसका प्राइस एग्जैक्टली कितना है वो नहीं बता पाता है। देन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनी डिटरमाइंस इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन डिमांड फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो उनको आइडिया ही नहीं होता है, ओके। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस शैल हैव द सेम ऑब्लिगेशंस दैट आर एप्लीकेबल टू द प्रोस्पेक्टस। अ कंपनी मस्ट फाइल अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विथ ROC at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer। जब भी वो इशू करने वाले शेयर्स उसके 3 दिन पहले ही उनको रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होगा। देन लेटर ऑफ ऑफर, देन लेटर ऑफ ऑफर में क्या है, व्हेन अ कंपनी अंडरटेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स बाय मेकिंग राइट्स इशू, that is offering shares directly to its existing shareholders in proportion to the shares held by them, the company issues a document called a letter of offer। it contains the detail of the offer। अभी इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी कुछ शेयर होल्डर्स है कंपनी में, ओके, और उन्हीं को और शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर दिया जा रहा है कि आपको खरीदना है तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं ऐसे ऐसे, ओके। तो इसको क्या कहते हैं, लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर। अभी ऑफर लेटर क्या है, एन ऑफर लेटर इज इशूड टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स बाय अ कंपनी व्हेन इट मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। अभी कुछ लोग होते हैं जिनको प्राइवेटली बस कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ही ऑफर किया जाता है कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए, कुछ, मतलब ये कॉमन नहीं होता है क्या, या ना ही शेयर होल्डर्स, मतलब कुछ ही लोग होंगे जिनको ये ऑफर किया जाएगा।
तो प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू एनी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन भले आपके पास 100 शेयर होल्डर्स है, लेकिन आप पूरे 100 शेयर होल्डर्स को ये ऑफर नहीं करेंगे, आप सिर्फ 10 शेयर होल्डर्स को ये ऑफर करेंगे कि देखो ये हम स्पेशल आपको ये दे रहे हैं कि आप ये सिक्योरिटीज़ खरीदो ऐसे। तो कुछ लोगों को ही, ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है ऑफर। देन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, अभी उसके अंदर क्या होता है प्रोस्पेक्टस में, चलो वो देख लेते हैं। ओके, प्रोस्पेक्टस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। पहला तो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कंपनी का, है ना, और रिपोर्ट्स मतलब क्या, फाइनेंशियल रिपोर्ट से रिलेटेड होगा कि वो स्टेबल है कि नहीं है। As per the Companies Act, prospectus must contain information such as the name of the issuing company, पहले तो कंपनी का नाम होना चाहिए, then its full registered office address with phone number, कहाँ पर रजिस्टर किया गया है वो, then email address रहना चाहिए, नेचर मतलब उसका नेचर क्या है, किस तरह का काम करते हैं वो लोग, number of price of securities being offered, number of price of securities being offered, and details of lead merchant banker registered to the issue, the name of stock exchanges where the shares are to be listed. ओके, कहाँ पर वो लिस्ट कर रहे हैं उनका शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज SEBI में है या कहाँ पर है। देन क्लॉज ऑन जनरल रिस्क, देन डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इशू, कौन से तारीख पे वो ओपन करने वाले हैं ताकि आप लोग खरीद सके, और किस दिन वो एंड कर देंगे सेल ऑफ शेयर्स। देन इट मस्ट ऑल्सो हैव रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का भी रिपोर्ट होना चाहिए उसमें। देन SEBI स्पेसिफाइज द कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस, जो SEBI होती है ना, ये जो गाइडलाइन देती है कि किस तरह का कंटेंट्स प्रोस्पेक्टस में रहना चाहिए। देन लीड मर्चेंट बैंकर और are financial institution which guides companies in issuing shares. Then registered to the issue are agents appointed by company to collect application forms and money, maintain records of investors, etc. Then declaration होना चाहिए. There should be a declaration by the company saying that all the provision of the Companies Act have been compiled with, and that the prospectus does not contain anything contrary to the provision of the Companies Act. मीन्स जो भी है बाबा सही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कुछ भी झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। अगर कुछ आपका फॉल्ट में जा रहा है तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, टू द पॉइंट, एग्जैक्ट एंड सही एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। ओके, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 एंड SEBI एक्ट 92 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। देन स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, statement of an expert. Then a prospectus may contain a statement made by an expert like a company secretary. अभी कुछ स्टेटमेंट्स भी होना चाहिए जो कि बताते हैं कि बाबा हाँ, लोगों को भी भरोसा आना चाहिए ना कि जो सही जगह ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स की भी तो राय हो उसमें होनी चाहिए। तो एक्सपर्ट मतलब कौन हो जाता है, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, CA हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, वैल्यूअर हो गया, इंजीनियर हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका मतलब जिन पे लोग भरोसा कर सकते हैं, ऐसे लोगों का भी कुछ स्टेटमेंट्स उसमें ऐड करना चाहिए। रिलेटेड टू मैटर दैट हैव बीन लुक्ड इनटू, द एक्सपर्ट हैज़ टू गिव रिटन कंसेंट टू इशू द प्रोस्पेक्टस, उनका भी एक रिटन कंसेंट रहना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है प्रोस्पेक्टस में वो सही है। देन एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू प्रोस्पेक्टस, statutory draft prospectus to be made public. A draft prospectus filed with SEBI by the company should be made available to the public and to the stock exchange where the company wants to list its shares. ये जो प्रोस्पेक्टस है जाहिर सी बात है इसको पब्लिक करना चाहिए। देन साइंड बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय ऑल डायरेक्टर्स or by the duly authorized attorney. Then registration of prospectus, a copy of the prospectus must be registered or filed with the registrar of company before issuing it to the public. Okay, ये भी तो आपको पता है, मैंने बताया। The dating of prospectus, a prospectus has to be dated, उसका कोई डेट भी होना चाहिए। The date on the prospectus is considered as the date of publication of the prospectus, कि ये इस तारीख को इसे पब्लिश किया गया है। Then issuing prospectus to the public, prospectus must be issued to the public within 90 days from the date of registering a copy with the ROC। मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास जब भी आपने प्रोस्पेक्टस सबमिट कर दिया उसके 90 डेज के अंदर आपको इसे पब्लिक की ओर भी जाहिर ओपन कर देना चाहिए। देन पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, if a prospectus is issued in contravention of the above mentioned prevention, the penalty are as follows.
अगर उसने नहीं किया, सपोज 90 डेज के अंदर इशू नहीं किया, या कुछ क्लॉज में वो फेल गया, मतलब प्रॉपरली उसे प्रोसीड नहीं किया, तो उसका कुछ पेनल्टी पड़ेगा उसको, तो क्या पड़ेगा वो देखते हैं। द कंपनी शैल लायबल टू पे अ फाइन ऑफ 50,000 एंड 3 lakhs। अरे बाप रे, तो 50,000 एंड 3 lakhs तक का उसे फाइन बैठ सकता है। ओके, एंड एवरी पर्सन हु हैज नोइंगली इन्वॉल्व इन इशूइंग such a prospectus will be punishable with imprisonment for up to 3 years or with the fine of 50,000 and 3 lakhs or with other। अगर इसके अंदर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन हो, अप टू द मार्क नहीं हो, या सही तरह से पब्लिश नहीं किया गया हो, तो वो जो भी लोग हैं जिन्होंने सिग्नेचर दिया है अपना प्रोस्पेक्टस में, वो सब के सब जेल में जाके बैठ सकते हैं 3 साल के लिए, या फिर उन्हें 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। ओके, तो ये कुछ बहुत छोटी मोटी ईजी चीज़ नहीं है। Misstatements in a prospectus. As the investors make their decision to invest based on the information given in the prospectus, care should be taken to ensure all information is accurate and no material fact is omitted। अभी सही ये भी देखना है कि सही जो अभी ये जो चीज़ है ये बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जाएगा, ये जो स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान से जो भी आप लिख रहे हो ध्यान से और सही लैंग्वेज में लिखें। ओके, और कुछ भी इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी है उसे ओमिट ना करें, मतलब मिस ना करें। एन अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट जो गलत हो या फिर डबल मीनिंग दे रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? द स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेंट, मतलब कुछ गलत डायरेक्शन में वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, या फिर वेर एनी इंक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट और इट्स ओमिशन इज लाइकली टू मिसलीड, मतलब एक आधा स्टेटमेंट जो है बहुत ज़रूरी है लेकिन वो नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से जो रीड कर रहा है उसको कोई अलग ही दिमाग में पिक्चर बन रहा है कंपनी का। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इफ एन इन्वेस्टर हैज़ ब्रॉट शेयर्स ऑफ अ कंपनी बेस्ड ऑन अ प्रोस्पेक्टस विच हैज़ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन और सस्प्रेस्ड मटेरियल इन्फॉर्मेशन, देन ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। अगर ऐसी आधी अधूरी खबर इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दी गई है और उसे पढ़कर किसी ने खरीद लिया शेयर्स, और बाद में उसको पता चला कि ये सब गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, और अगर तो उस केस में वो जो भी इन्वेस्टर है वो कंपनी के अगेंस्ट केस डाल सकता है कोर्ट में। इफ देयर इज एनी अनट्रू और मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, द कंपनी एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच प्रोस्पेक्टस विल हैव टू फेस फॉलोइंग लाइबिलिटीज। अभी उनको क्या लाइबिलिटीज फेस कर सकते हैं अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है प्रोस्पेक्टस में? तो एक होता है सिविल लाइबिलिटी और एक होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो सिविल लाइबिलिटी में पे कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय इन्वेस्टर, और क्रिमिनल में कंपनी और इट्स ऑफिसर विल बी फाइंड और इम्प्रिजन। अगर सिविल लाइबिलिटी का उनको अगर बैठता है तो उसको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर को, और अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी का अगर केस बैठता है तो जो कंपनी के ऑफिसर्स है वो जेल में भी जा सकते हैं और उनको फाइन भी बैठ सकता है। ओके, देन डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मोस्टली आते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मैं बस यहाँ पर रीड आउट करूँगी ओके आपके लिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर आप इसको सुन लो, मैं बस रीड आउट कर लेती हूँ, आप समझ लो, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दिया है। Meaning, Memorandum of Association. It is the document which defines the aims and objective of the company. Then Article of Association क्या होता है? It is the document which contains the rule and regulation for internal management of company. Then Status. It is primary document without which no company can be formed. An Article of Association. It is the second most important document prepared at the time of incorporation of the company. It is subordinate to memorandum. स्कोप क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? इट लेज डाउन द एरिया बियॉन्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो। इट लेज डाउन द बाउंड्रीज विद इन विच द आर्टिकल विल बी फ्रेम्ड। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट प्रोवाइड्स द रेगुलेशंस विद इन द बाउंड्रीज laid down by the memorandum. It thus lays down the scope within which company can function. Then content in which it lays down the range of activities a company can do and cannot do. It contains the name of the company, state in which register office is located, capital structure, details of objectives of company, liability of members, etc. It lays down rules and regulations for internal management of the company. It contains details of allotment of securities, appointment, duties of powers and powers of directors, auditors,
officers winding up procedure, etc. Then relationship. It defines relationship between company and outsiders. और ये it defines relationship between company and members and between the members. Then contradict. It cannot contain anything which contradicts the company's act or any other status. It cannot contain any provision which contains the company's act as well as the memorandum. Then next क्या बोलते हैं वो alteration. The process of alteration of memorandum is little complicated as approval of central government may be needed at times. Then article में altering the article is a simple process as often only a special resolution is needed to alter. अभी आई होप आपको ये समझ गया होगा लेसन. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए. ओके, समरी अगर आपको चाहिए तो मैं रीड आउट कर सकती हूँ. ओके, चलो रीड आउट कर देती हूँ मैं. At the time of incorporation, every company has to submit memorandum of association and article of association. The memorandum of association is the primary document. It describes the nature and characters of the company, that is, states the aim and objective of the company. It establishes relationship between company and outsiders. It has the following clauses: name clause, register of office, address, objective clause, capital clause, liability clause, then liability clause, association or subscription clause. Okay. Then doctrine of ultra varies. It states that any act beyond the powers of memorandum is null and void. Article of association is subordinate document to the memorandum. It contains the rules and regulations for internal management of the company. It contains provisions for allotment of shares, transfer and transmission of shares, payment of dividend, appointment, duties and powers of directors, managing directors, etc. Then doctrine of indoor management protects people who enter into contracts with company, assuming that the company follows all procedure and rules as mentioned in the memorandum and article of association. Then prospectus. It is an invention to the public to buy the shares of a company. A company can issue self-prospectus, red herring prospectus, letter of offer, etc. depending upon the kind of issue it is making. Then misstatements in prospectus refers to any untrue or misleading information given in the prospectus. Company and its officer may face civil और एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. अभी यहाँ पर एक्सरसाइज है तो मैं क्या करूँगी, जितना हो सके आपके लेसन्स जो एक्सप्लेन करने हैं वो फटाफट कंप्लीट करके फिर हर सब लेसन का मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके आंसर के साथ दे दूँगी. ओके, अगर आपको अभी चाहिए तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं डाल दूँगी इसके आंसर्स. ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कोई भी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर नीचे लिखिए और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. ओके, मैं वेट करती हूँ आपके लाइक्स का. और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि ये जो 5th चैप्टर है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इसे कंप्लीट कर दूँ. ओके, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे. सून आई विल बी बैक विथ अनदर ऑसम वीडियो. सी यू.